जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमने पेज 138 पर, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल मीन्स एडिशनल सिक्योरिटी। साइलेंट करें। पुलिस बैंक से लोन ले रहे हैं, उसमें हम सिक्योरिटी पे कोई ना कोई अपनी एसेट दे रहे हैं और एग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि अगर हम आपका लोन नहीं चुका पाए तो हमारी प्रॉपर्टी आप बेच सकते हो। प्रॉपर्टी बेचकर आपका लोन रिकवर ना हो पाए तो आपके नाम पर फ्री में नए डिवेंचर इशू होते हैं। डिवेंचर हम एग्रीमेंट में लिख करके देते हैं कि एज एन एडिशनल सिक्योरिटी हम आपको देंगे। सर सिक्योरिटी पर देने की कोई जनरल एंट्री नहीं होती। लोन हम बिना सिक्योरिटी के लिए या सिक्योरिटी पर लें, जेनेटिव में कोई डिफरेंस नहीं आता। इसलिए हमने इसके आंसर का पहला तरीका सीखा, मेथड 1 सीखा, नो जर्नल एंट्री ही नहीं की जाएगी। लेकिन इन्वेस्टर्स अलर्ट रहें, इसलिए हम मोस्ट अकाउंट्स में ब्रैकेट में ये बात मेंशन कर देंगे कि इसके अगेंस्ट डिवेंचर इशूड हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मेथड नंबर 2, तो इन्वेस्टर्स को दिखे और बेटर तरीके से ऐसा छुपा हुआ ना दिखे, उसका क्या तरीका है, जनरल पास कर दी जाए। जब डिवेंचर इशू होते हैं तो डेबिट होते हैं कि क्रेडिट होता है, बताइए। जब डिवेंचर इशू होते हैं तो डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? क्रेडिट लायबिलिटी होती है, क्रेडिट होती है। तो परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर इशू कर दिया, डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हो गया। हम क्या सीखते हैं, जो टॉपिक आज क्लास में सीखा था, डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उसका मेथड 2। मेथड 1 में क्या था, कोई एंट्री मत करो, वो आंसर में 100% सही है। मेथड 2 पढ़ना है कि अगर एंट्री करनी हो, हम उसमें शो करना चाहते हैं कि डिवेंचर इशू करें एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उसमें शो करना चाहते हैं तो एंट्री क्या होगी, ये सीखना है। डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, डिवेंचर इशू करना, लायबिलिटी क्रिएट करना, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, इसलिए डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। अब पैसा आ रहा होता तो डेबिट में बैंक लिख देते, लेकिन डिवेंचर इशू करने से पैसा नहीं आ रहा, इसलिए डेबिट में बैंक नहीं आएगा। तो डेबिट में आएगा क्या, तो ये अभी तक सस्पेंस में है सर। तो डेबिट में आएगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट पे। डिवेंचर एक्चुअल में इशू होंगे भी या नहीं होंगे ये नहीं पता हमें, इसलिए हम ये टेम्पररी एंट्री करके छोड़ देंगे। सब फ्यूचर क्या है इस एंट्री का, जिस दिन हम अपना ओरिजिनल लोन चुका देंगे उस दिन इसकी रिवर्स एंट्री करके इन दोनों अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्लोज करना हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में तो इशू करना, लेकिन अब बता रहा हूँ आगे जाके होना क्या है इसका, डिवेंचर इशू करना है कोलेटरल सिक्योरिटी वाले, ये एंट्री हमने आज कर दी। मान लीजिए 8 साल के लिए लूँगा, 8 साल पूरे हो गए, लोन चुका दिया, अब तो रिस्क था, अब तो डिवेंचर पक्का इशू नहीं होगा, ये वाला इसी की रिवर्स एंट्री करके ये दोनों अकाउंट क्लोज कर दें। ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे रहेगी सर, देखिए फटाफट से। मेथड नंबर 2 138 पेज पर सबसे नीचे मेथड नंबर 2 पढ़ो। देखा जी, अंडर दिस मेथड जनरल एंट्री इज पास, जनरल लिखे हुए डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, नरेशन में बी डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, अमाउंट जो क्वेश्चन में दे रखा हो। बगल वाले पेज पर आगे 139 का ट्रीटमेंट देखिए। ऊपर सबसे पहले बैलेंस शीट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8 लाख रुपए। उसके बाद मोस्ट अकाउंट्स पर आ गए लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर बैंक लोन 8 लाख। जितना मैंने पढ़ा है उतना आंसर मेथड 1 और मेथड 2 दोनों में चेक करो, कंपेयर करो, सेम है नहीं, जितना मैंने अब तक पढ़ लिया चेक कीजिए। मेथड 2 की बैलेंस शीट देखो और मेथड 1 की सिर्फ मोस्ट बैलेंस शीट देखो, मोस्ट अकाउंट्स मत देखो, सिर्फ बैलेंस शीट झांको। मेथड 1 की अलग और मेथड 2 की अलग, बिल्कुल सेम है कि नहीं, बताइए फटाफट से।
सेम है बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ दो लाइन लिखी हुई है, एक तो नॉन करंट लायबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दोनों में सेम आंसर है। सही। अब नोट्स अकाउंट्स पे आते हैं। नोट्स अकाउंट्स में जो मेथड 1 है उसके अंदर लिखा हुआ था लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहली लाइन, उसके बाद बैंक लोन के सामने 8 लाख, इतना सेम है दोनों आंसर में। मेथड 1 में भी ऐसे के बिल्कुल, मेथड 2 में भी ऐसे के बिल्कुल, इतना पार्ट बिल्कुल सेम है। ठीक। अब जो डिफरेंट है वो देखिए। मेथड 1 में क्या था, बैंक लोन के नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ इतने इतने डिबेंचर है, और मेथड 2 में क्या है, एक्चुअल में डिबेंचर इशू हुआ है तो एक्चुअल में डिबेंचर्स लिखे हुए हैं कि 10,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले 10 लाख रुपए के, लेस डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख रुपए। डिफरेंस कर पा रहे हैं आप सब? ये मेथड 1 में क्या डिफरेंस है, मेथड 1 में एक्चुअल में डिबेंचर इशू हुए हैं। देखिए सिंपल सी बात, ये लिख पर आ जाएंगे। कैलेंडर में डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करा, लायबिलिटी है, लायबिलिटी में आएगा, लायबिलिटी में लिखा हुआ डिबेंचर सस्पेंस डेबिट हो रहा, मतलब एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट में आना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये लायबिलिटी से रिलेटेड, तो एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। सर बैलेंस शीट में आपने पार्टनरशिप में पीएनएल यहां पर भी देखा है और पीएनएल यहां पर भी देखा है। होता क्या, अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है तो यहां बैठा होता है लायबिलिटी साइड, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो यहां बैठा होता है एसेट साइड। एसेट साइड डेबिट साइड है, लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड है। तो जो भी आइटम जिस भी साइड में आएगी ये डिपेंड करेगा उसका बैलेंस डेबिट का है क्रेडिट का। जिस आइटम का डेबिट बैलेंस है वो एसेट में बैठेगा, जिस आइटम का क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी बैठेगा। बीच में बिल्कुल चीजें दिए हैं आपको। ठीक। सर डेटर 1 लाख लेस प्रोविजन 20,000, आउटर कॉलम में 80 ऐसा लिखते हैं। डेटर का डेबिट बैलेंस होगा इसलिए वो एसेट में बैठा, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता तो उस लॉजिक से वो लायबिलिटी में बैठना चाहिए। मतलब डेबिट क्रेडिट के लॉजिक से प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि डेटर 1 लाख एसेट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 लायबिलिटी। डेबिट क्रेडिट के लॉजिक से ये प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसी ना करके हम ऐसी करते हैं। रीजन क्या है सर, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन बहुत कम मिल पा रही है। मुझे 1 करोड़ रुपए लेने ये दिख रहा है, लेकिन उसमें से 90 लाख शायद ना मिले, वो मैंने अलग जगह लिख दिया, उससे मिसलीड होंगे नहीं होंगे इन्वेस्टर। समझ आ रही है बात? डेटर का मतलब टोटल पैसा कितना मिलना है, प्रोविजन का मतलब कितना पैसा मर सकता है। तो ये अलग अलग लिखना, ये मिसलीड करना है कि नहीं। अब सोच के देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में मैं लिखूं यहाँ पर बाई सेल्स 20 करोड़ और यहाँ पे लिखूं टू सेल्स रिटर्न 19 करोड़, तो वही क्या है ना, 20 करोड़ में 19 करोड़ की तो वापसी आ गई। लेकिन अगर मैं दोनों को अलग अलग लिखा हूँ तो किसी दिन देखिए सेल 20 करोड़ रुपए लगा दी पैसे शेयर्स में, इस कंपनी मिसलीड हो जाएगा। बेटर प्रेजेंटेशन क्या है कि इसी में से सेल्स रिटर्न लेस करके दिखाओ, ऐसे ये बेटर प्रेजेंटेशन है। ठीक। तो बेटर प्रेजेंटेशन को बेटर करने के लिए हम इस प्रोविजन के क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम को डेबिट साइड में ले जा रहे हैं, लेकिन साइन बदल जाएगा। वैसे ये कोई भी इक्वेशन है ना, माइनस इसको किसी चीज को मैं लेके जाऊंगा तो साइन बदल जाएगा, इसको उधर लेके जाऊंगा तो साइन बदल जाएगा। ऐसे डेबिट क्रेडिट होगा। इक्वेशन ही तो है, चैप्टर 5 11 में कौन इक्वेशन तो पढ़ी, बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन ही तो है, बराबर में इक्वल लगा हुआ। ठीक। सेम पॉइंट। सो डिबेंचर सस्पेंस हमने डेबिट करा, डेबिट की आइटम किस साइड आपकी बैलेंस शीट, एसेट साइड आती है, तो डिबेंचर सस्पेंस बैलेंस शीट में आना चाहिए डेबिट साइड, और डिबेंचर लायबिलिटी ये आना चाहिए क्रेडिट साइड, ऐसा आना चाहिए। लेकिन क्योंकि डेटर प्रोविजन की तरह ये भी भाई भाई आपस में रिलेटेड, इसलिए को अलग अलग लिखना मिसलीड करेगा। बेटर प्रेजेंटेशन रहेगी साथ में लिखना। और डिबेंचर बाय डिफॉल्ट बाय नेचर लायबिलिटी की आइटम है, इसलिए इसको इधर नहीं लेके जा रहा है, इसको इधर लेके जा रहा है।
डिवेंचर्स नाम की लायबिलिटी 1 लाख की, लेकिन ये तो सस्पेंस में है, हटा दो 1 लाख, एक्चुअल में लायबिलिटी हमारी है ही नहीं। ये प्रेजेंटेशन देखिए, बैंक लोन के नीचे क्या कर रखा कि 10,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले लेस डिवेंचर सस्पेंस टोटल नहीं अमाउंट, और अल्टीमेटली हमारी लायबिलिटी हो गई निल। तो टोटल लायबिलिटी हमारी एक्चुअल में सिर्फ लोन वाली बनी, एक्चुअल लायबिलिटी हमारी जो है वो सिर्फ लोन वाली होगी। क्लियर होगा ये बात? क्वेश्चन नंबर 30 चेक कराएं सेकंड मेथड से। फिर उसके बाद बैलेंस शीट, फिर उसके बाद मोस्ट अकाउंट। 3 चीजें बनानी है। आप ऊपर जो आंसर दे रखा है उसे टिक सकते हो, लेकिन अमाउंट अलग है। रिकॉर्डिंग कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट आएगा वो लोन वाला आएगा, डिवेंचर वाला नहीं। बस मिस्टेक होने की चांस ये होता है। अगर तो फॉर्मेट टिक लिख करके 2 बार क्वेश्चंस कर लोगे, फॉर्मेट टिक्स हो जाएगा। एक चीज और, क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन 30 में लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, ये लिखा हुआ है, तो इसका आंसर एक तो बनता है मेथड 1 के हिसाब से नो एंट्री, और मेथड 2 के हिसाब से डिवेंचर सस्पेंस और परसेंटेज डिवेंचर का। तो 2-3 स्टूडेंट हर बार साल आकर के बताते हैं कि सर मैं नो एंट्री लिख करके आया था, टीचर ने मार्क्स काट दिए। मुझे क्वेश्चन लिखा है पास करो एंट्री, तो आपको नो एंट्री वाला मेथड नहीं करना, क्वेश्चन एंट्री मांगी है तो आपको करनी पड़ेगी। ये वजह बताई, इसकी लॉजिकल वजह है। तो नो एंट्री ऐसा ना क्वेश्चन लिखे कि पास एंट्री ब्रैकेट में नो एंट्री और एनी एंट्री, ऐसा कुछ लिखेगा नहीं क्वेश्चन में। अगर नो एंट्री आंसर है तो भी क्वेश्चन की जो लिखा होगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिवेंचर इशूड एज पर सिक्योरिटी, तो लॉजिकली नो एंट्री वाला आंसर भी परफेक्ट है। डिवेंचर सस्पेंस और परसेंटेज डिवेंचर भी परफेक्ट है, लेकिन टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हम, प्रैक्टिकल के मार्क्स उनके हाथ में है। तो आप एग्जाम में नो एंट्री वाला मेथड ना चूज करें। ये रिकमेंडेशन, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ये वाला रूल फॉलो करें, सेफर साइड। नीचे लिखी हुई 3 लाइनें ग्रीन कलर से क्वेश्चन 30 के बाद, इफ एंट्री इज आस्क्ड इन एग्जाम तो एंट्री करके आए, इफ बैलेंस शीट इज आस्क्ड तो बैलेंस शीट के साथ साथ नोट्स अकाउंट्स फ्री में देके आने हैं, और सिर्फ नोट्स अकाउंट्स मांगा है तो सिर्फ नोट्स अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट कंप्लीट आंसर है, समझिए उसकी नोट्स अकाउंट्स ही। अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। मुझे बताइए डिवेंचर इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस? एक्सपेंस है सर, हालांकि इनकम है इन्वेस्टर के लिए, लेकिन हम अकाउंट्स में कंपनी के अकाउंटेंट है, हमारे लिए एक्सपेंस। तो आपके हिसाब से डेबिट करें कि क्रेडिट करें? डेबिट करेंगे सर, एक्सपेंस हमेशा डेबिट ही होता है। सिर्फ समझते रहें, कुछ नहीं लिखना आपको।
डिवेंचर इंटरेस्ट ये नाम लिख लो या फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो आपने बताया कि सर ये एक्सपेंस है, ये डेबिट हो जाना चाहिए डिवेंचर इंटरेस्ट इस नाम से या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इस नाम से, दोनों नाम सही हैं, दोनों करेक्ट आंसर है। क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट होना चाहिए, हमने डेबिट में लिख दिया। डिवेंचर इंटरेस्ट के टाइम पे पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। सर हम कंपनी के प्रॉफिट है, हमारी कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को, हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट देगी, तो पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट। करेक्ट है। अब सर जैसे कि जो बल्क में काम होगा, मतलब डिवेंचर होल्डर 2, 4, 5 नहीं, डेटर को पैसा दिया, राम को कैश एंट्री कर दी, इनमें सारे डिवेंचर होल्डर्स को जब पेमेंट देंगे तो इंस्टेंट नहीं होगा, मतलब ड्यू होगी इस डेट पर देनी, उसके बाद फंड्स चेक किए जाएंगे, सबके फंड्स में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये प्रोसेस कुछ डेज का प्रोसेस है, इसलिए सीधा वन टाइम एंट्री नहीं करेंगे, पहले ड्यू करने की फिर पे करने की। इस एंट्री को दो पार्ट में करने वाले हैं। पहला, डिवेंचर होल्डर को पैसा ड्यू करो टू डिवेंचर होल्डर, और फिर जब एक्चुअल पे हो जाए तो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। कमांड करके देखो एंट्री क्या बन रही है, जो पहले लिखी डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री कमांड करके वही बन रही है, लेकिन कमांड करनी नहीं, एक्चुअल पेमेंट की डेट और ड्यू करते हो। जैसे हमने बोला था 31 मार्च को इंटरेस्ट देना, तो पहले एंट्री तो 31 मार्च को हो जाएगी, पे करने में हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी लगेगा, तो सेकंड उसके हिसाब से इसके टाइम डेट की वजह से एंट्री कमेंट नहीं हो सकती। क्लियर होगी बात? तो हमने 11th में सीखा फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर जितने भी एक्सपेंस, जितनी भी इनकम होती है, वो सारे के एंड में ट्रांसफर कर दी जाती है ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। कंपनीज में ट्रेडिंग और पीएनएल कंबाइंड बनता है, इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। डिवेंचर इंटरेस्ट भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। एंट्री से जो अच्छा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस खत्म करने के लिए क्या करें? इतनी आसान हिंट, जैसे किसी के एक्सपेंस को, अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ तो उसे क्रेडिट करो, जो डेबिट करा हो एग्जैक्ट वही लैंग्वेज क्रेडिट में लिखना। अगर आपने डेबिट में लिखा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो क्रेडिट में वही लिखना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अगर आपने डेबिट में लिखा डिवेंचर इंटरेस्ट तो क्रेडिट में भी यही लिखना डिवेंचर इंटरेस्ट। ठीक, डेबिट में आएगा पीएनएल। पीएनएल का पूरा नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर इसका मतलब इस टॉपिक के अंदर हमें एग्जैक्टली 3 एंट्री याद करनी है, जो कि आईएएस को भी चुकी होगी। डिवेंचर इंटरेस्ट को डिवेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री, डिवेंचर होल्डर टू बैंक इंटरेस्ट पे करने की एंट्री, और आखिरी एंट्री डिवेंचर इंटरेस्ट नाम के खर्चे को, एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करने की। और आसान चीज देखो, तीनों एंट्री में सेम अमाउंट आना, तो जितना इंटरेस्ट ड्यू करेंगे उतना इंटरेस्ट पे करेंगे, उतना इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। तो अमाउंट कैलकुलेट करने की मेहनत सिर्फ एक बार करनी है, तीनों एंट्री में सेम अमाउंट आना। सही है? यहाँ तक क्लियर है? तो जो हमने 11th में सीखा ट्रेडिंग में प्रोप्राइटरशिप का, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं था, कोई इंटरनल फॉर्मेट नहीं था। आउटर तो था, टॉप कॉर्नर्स में डेबिट क्रेडिट टाइम की पर्टिकुलर अमाउंट 2 बार आएगा, फॉर द ईयर एंड लिखा होगा, आउटर फॉर्मेट था, इंटरनल फॉर्मेट नहीं था। मतलब डेबिट में पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिख दूं या रेंट लिख दूं या कमीशन लिख दूं, 50 आइटम भी हो जाए तो लिख देते हैं जैसे मर्जी, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में इन्वेस्टर्स को होती नहीं है, इनको देखना प्रेजेंटेशन, कंपनी से जो भी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, इसलिए 7 एक्सपेंसेस की हेडिंग बना रखी है पीएनएल, और हमें एक घर से याद करके जाना होता है कौन सा एक्सपेंस कौन सी हेडिंग में आएगा। तो डिवेंचर इंटरेस्ट नाम का जो एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट इस नाम के एक्सपेंस में आएगा, इस नाम की हेडिंग में आएगा।
टोटल कितनी हेडिंग है, कौन कौन सी हैं, ये तो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमारे लिए सिर्फ ये रिलेवेंट हेडिंग। तो डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट का खर्चा है, इस वाली हेडिंग के अंदर आएगा। तो पीएनएल का नाम थोड़ा सा स्ट्रेच होकर लंबा हो गया बस। पहले पीएनएल था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, ये लिख दिया पीएनएल की जगह। इजी है जी। अभी इंटरेस्ट का रेट हमने डिबेंचर के बगल में लिखा है, यूज नहीं करा, ये पहला और आखिरी टॉपिक है, इसमें उसको यूज करेंगे। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। कंपनी ने इशू करे 50,000 डिबेंचर, 6% वाले 100 रुपए का है। मैंने सही पढ़ा है, 50,000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर? 500। 50,000 के बगल में रुपीस का साइन लगा हुआ, मतलब टोटल 50,000 रुपए के डिबेंचर हैं। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, इसका मतलब ये 500 डिबेंचर है, मतलब 500 डिबेंचर 100 रुपए का है, टोटल 50,000 रुपए ऐसा है। और रुपीस के साइन का बड़ा ध्यान रखना है। इशू करा है 10 रुपए के प्रीमियम पे, मतलब इशू प्राइस कितना है? 110 रुपए। इशू करा है 1 अप्रैल 2019 को। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, इंटरेस्ट विल बी पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ईयर 2019 से 20। अब सर देखिए इसमें डिबेंचर इशू हो रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो अब हमें एंट्री सिर्फ इंटरेस्ट की करनी है या डिबेंचर इशू की भी करनी है या दोनों करनी है, ये चीज क्लियर कैसे हो? तो उसके ऊपर क्वेश्चन 31 के ऊपर कुछ 2 लाइनें लिखी हुई है, पढ़ें क्या लिखा हुआ है। अगर ऐसे लैंग्वेज हो जर्नल एंट्री फॉर द ईयर, तो ऐसे केस में आपको इशू की एंट्री भी करनी है, इंटरेस्ट की एंट्री भी करनी है। उसके नीचे अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट, तो उस केस में आपको सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। ठीक है, क्वेश्चन 31 पे वापस आ जाओ। अब मुझे बताओ डिबेंचर इशू की एंट्री करनी है कि नहीं करनी? करनी। करो टॉपिक सीख चुके हैं पहले, डिबेंचर इशू करने की एंट्री देख चुके हैं। कोई बोर्ड पे करेगा जी आपका? बोर्ड करना चाहेगा जी कोई पहली एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एंट्री सही है, जनरल एंट्री सही है, तो इसके अमाउंट में करेक्शन, अमाउंट कैसा है? 500 डिबेंचर है और हर एक से हमने 110 रुपए मांगा, 110 मांगा है हर एक डिबेंचर होल्डर से। तो एंट्री होती है सर पहली वाली, इशू प्राइस, बैंक पैसा एक्चुअल में जितना पैसा आया वो लिखना है इसमें। सेकंड एंट्री को करेगा जी बोल रहा है थर्ड एंट्री अमाउंट करना चाहेगा जी। डिबेंचर एप्लीकेशन का सर रूल जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में उतने से डेबिट सेकंड एंट्री में।
इंटरेस्ट का रेट दे रखा है 6%, उसका ध्यान रखें, सिर्फ परसेंटेज लिख के नहीं आना। प्रीमियम पे इशू हो रहा है डिबेंचर, इसलिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम पे लिखा होगा, नोट ना करें, नोट करें खुद से करें, तो ऐसा करना होगा। एप्लीकेशन है 110 रुपए, डिबेंचर में फिक्स वैल्यू 100 रुपए और प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट 10 रुपए। और एंट्री की कैलकुलेशन के लिए बनाना चाहेगा जो बोर्ड पर एंट्री में मैंने लिखा हुआ डिबेंचर इंटरेस्ट और या तो ये वाली लाइन या फिर ये वाली लाइन, कैलकुलेशन भी दिखाना कैसा अमाउंट आया। देखिए इसे करने का तरीका सर 100 रुपए का डिबेंचर है, 6% का इंटरेस्ट, मतलब हर एक डिबेंचर वाले को हम 6 रुपए देंगे, हर एक डिबेंचर पे हम 6 रुपए का इंटरेस्ट देंगे और 500 डिबेंचर हर एक डिबेंचर पे 6 रुपए का इंटरेस्ट देंगे और 500 डिबेंचर 500 इंटू 6 तो 3000 रुपए इंटरेस्ट है, या फिर टोटल फेस वैल्यू 50,000 रुपए, फेस वैल्यू के हिसाब से टोटल फेस वैल्यू 50,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 6%, दो तरीकों से सेम आंसर आना। ध्यान रहे यहाँ पर आपको 55,000 नहीं लिखना, ये वाला इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे दिया जाता है, इशू प्राइस पर नहीं। सर फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट इसे लॉन्च कर रखा, वरना सीधा सीधा कुछ कंपनी ना बोलती कि 110 का इशू फेस वैल्यू सोच के देखो, 110 की फेस वैल्यू कुछ भी कंपनी यही ना बोलते हैं। फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्यों लॉन्च कर रखा कि जो भी जितनी भी परसेंटेज होगी वो इसी पे अप्लाई होगी। तीनों एंट्री में सेम अमाउंट 3000 इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, 3000 ये पे होगा, 3000 ये हो जाएगा। नरेशन बिग डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, बिग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, बिग डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू किया है। नरेशन तो पी में लिख सकते हैं शॉर्ट में। नरेशन को रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री नंबर 3 में बिग डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, फोर्थ वाले में बिग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, और लास्ट वाले में बिग डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर को किया। हाँ तीनों में डेट सेम सही माइंड करा बिल्कुल आपने, मैंने ध्यान रखा। सर इस क्वेश्चन में ना डेट स्पेसिफाई कर रखी है इशू की भी और इंटरेस्ट की भी, तो एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 में डेट लिख लें 1 अप्रैल 2019, एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 इसमें डेट लिखें 1 अप्रैल 2019, सीरियल में लिखना 1 2 की सीरियल में नहीं लिखना क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट स्पेसिफाई है। और लास्ट की तीनों एंट्री में डेट, ईयर एंड की डेट 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। पढ़ सकते हैं कि आगे अभी तक क्या सीखा सब हमने।
डिवेंचर इंटरेस्ट नाम का खर्चा होता है, उस खर्चे को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस एक खर्चे को 3 एंट्री क्यों हो जाती है इसकी, पहले ड्यू करना, फिर पे करना, फिर P&L में ट्रांसफर करना। समझ ध्यान से। तो जब लोन लेते हैं, जैसे हमें पता है सब EMI में कन्वर्ट करवाते हैं, क्यों करवाते हैं EMI में कन्वर्ट, ताकि इकट्ठे बड़ा बल्क में अमाउंट हमसे नहीं पे हो पाता, अगर पेमेंट पार्ट में हो तो बर्डन फूट जाता, बढ़ जाता, आसानी हो जाती है। तो कंपनी भी कई बार ये काम करती है, जैसे हमारे लिए 100 करोड़ रुपए के डिवेंचर लिए हैं, 10% इंटरेस्ट है, 10 करोड़ रुपए एक दिन में अरेंज करना बड़ा भारी काम है। अगर ये 5-5 करोड़ रुपए बढ़ जाए 6-6 महीने में, थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। तो डिवेंचर इशू करते टाइम कई बार कंपनी अपने टर्म्स में लिख देती है कि हम जो डिवेंचर इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली बेसिस पर देंगे। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 10% है तो 5-5% ऐसा समझ लीजिए, 10% का 6/12 ऐसा समझ लीजिए। ठीक, तो कंपनी को आसान हो गया, बर्डन कम हो गया, इकट्ठे पैसा नहीं देना पड़ा, लेकिन हम अकाउंटेंट का बर्डन बढ़ गया। बार-बार 2 बार इंटरेस्ट ड्यू होगा, 2 बार एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा है। 2 बार इंटरेस्ट पे होगा, मतलब ये वाली एंट्री 2 बार होगी, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, ये वाली एंट्री 2 बार होगी, इंटरेस्ट पे करेंगे, ये वाली एंट्री तो एक ही बार होगी। सिर्फ P&L अकाउंट की लाइफ एक दिन की होगी, 31 मार्च को ओपन होगा, उसी दिन क्लोज हो जाता है। जैसे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जब रेंट पे करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश महीने में 12 एंट्री करते हैं, ये हमें रेंट देते हैं। लेकिन जब रेंट को P&L में ट्रांसफर करते हैं क्योंकि 12 एंट्री करते हैं, एक एंट्री करते हैं, टोटल कंबाइंड अमाउंट मान लीजिए 10,000 को महीने का रेंट जा रहा है, तो रेंट टू कैश 10,000, रेंट टू कैश 10,000, एंट्री 12 होगी, तो ये रेंट में P&L टू रेंट सीधा 1,20,000 टोटल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 32, कंपनी ने इशू करे सर 2000 डिवेंचर, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 1 अप्रैल 2019 को इशू करे हैं। इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट और डिवेंचर को पे किया जाएगा हाफ ईयरली। एक तो डेट आई 30 सितंबर और एक डेट आई 31 मार्च। As necessary entry related to debenture interest for the half yearly ending 31st March 2020 and transfer of interest on debentures of the year to the statement of P&L. इस क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर रखा कि जो अगले वाला 6 महीने से उसी की एंट्री करनी है, बहुत सारी एंट्री करके देखना है। ये डिवेंचर इशू की एंट्री करनी है कि नहीं कर। तो पहली एंट्री हुई डिवेंचर इंटरेस्ट, डेट हुई 30 सितंबर 2019। पहली बार इंटरेस्ट दिया जाएगा 30 सितंबर 2019 को। कैसे कैलकुलेट करें सर? 2000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक, इंटरेस्ट का रेट 12% और 6 महीने का साथ 1 अप्रैल से 30 सितंबर हमने डिवेंचर का जो पैसा है वो 6 महीने के लिए यूज करा है, तो इंटरेस्ट की 6 महीने का ही कितना है? 12,000। डिवेंचर इंटरेस्ट पे कर दीजिए। डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000, डिवेंचर इंटरेस्ट
करा, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट पे करा। 2 एंट्री कर चुके हैं। तीसरी एंट्री बताइए। मतलब जो फर्स्ट एंट्री है वही थर्ड एंट्री। अकाउंट भी सेम, अमाउंट भी सेम। जो थर्ड एंट्री है, जो फर्स्ट एंट्री है वही थर्ड एंट्री है। इसको दोबारा से लिखो, बस डेट बदल जाएगी। 31 मार्च 2020। डिबेंचर इंटरेस्ट का खर्चा तो वही रहेगा। जैसे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 हर महीने रेंट देते हैं, तो हर महीने सेम एंट्री होती है, हर महीने सेम अमाउंट होता है, बस डेट बदली होती है। हर महीने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, खर्चे का एंट्री वही रहती है, अमाउंट वही रहता है, सिर्फ डेट बदलती है। बिल्कुल इसी तरीके से डिबेंचर इंटरेस्ट नाम का खर्चा है, एंट्री सेम चल रही है, अमाउंट सेम चल रहा है, सिर्फ डेट बदल रही है। डेट आ गई 31 मार्च 2020। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 12,000। चौथी एंट्री तो जो सेकंड एंट्री है वही फोर्थ एंट्री। डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू करा, फिर डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर दिया। डिबेंचर होल्डर टू बैंक 12,000। पांचवी एंट्री आखिरी एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंट 12,000 की आधा हो जाएगा शायद 24,000 से टोटल इंटरेस्ट आएगा। पूरे साल का खर्चा कितने महीनों में ट्रांसफर होता है। 30 सितंबर को हमारा 12,000 का खर्चा हुआ, 31 मार्च को हमारा 12,000 का खर्चा हुआ, टोटल खर्चा हुआ 24,000। और वो बैंक में टोटल 24,000, तो टोटल 3 है, टोटल 24,000। पहले क्वेश्चन में क्या सीखा हमने? पहले क्वेश्चन में ये ध्यान दिया, सिर्फ जर्नल एंट्री वर्ड लिखा है, पता नहीं लग रहा कि इशू की भी करनी है। ये गलती हो सकती थी पहले क्वेश्चन में, ये इशू की भी करनी है। क्वेश्चन में क्या सीखा सर हमने? इंटरेस्ट नाम का खर्चा हाफ ईयरली में बढ़ सकता है, तो सेम एंट्री में 2 बार करनी होगी। लेकिन ध्यान दें, पीएनएल की एंट्री 2 बार ना कर दें। मैं सोच रहा कंफ्यूजन का एक्स्ट्रा कर देता हूं, क्या मार्क्स कटेंगे। अगर कोई अकाउंटेंट साल के बीच में पीएनएल की एंट्री कर दे तो गलत अकाउंटेंट, अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। एंट्री ना करना गलती जितनी है, एंट्री गलत कर देना वो भी उतनी गलती। पढ़ सकते हैं क्या? ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। गवर्नमेंट कहती है जिस इंडिया में सेल्फ असेसमेंट कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट कहती है कि अपनी इनकम खुद कैलकुलेट करो, अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करो और हमें जमा कराओ। कौन जमा कराएगा? कोई भी नहीं कराएगा। ऐसे पैसे पहले जो टैक्सेशन कॉन्सेप्ट किया था तो 90s से पहले की बात है। पहले कॉन्सेप्ट टैक्सेशन का क्या था? पहले गवर्नमेंट के बाद जो राज्य वगैरह होते थे वो अपनी खजाने से खर्चा करते थे, कोई टैक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब लगा कि भाई पैसा खत्म हो रहा है और पैसा चाहिए, तो फिर उस टाइम सिर्फ डिफेंस के लिए कि कोई और कंट्री का, कोई और देश का हम पे अटैक कर रहा है, उस टाइम हमें पैसा चाहिए, तो जो रिच पर्सन्स थे उनसे मंगवाते थे कि आप कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। तो वो अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते थे, उसका नाम टैक्स था। उसके बाद अपनी इच्छा से बंद कर दिया देना, फिर कंपलसरी कर दिया कि आपको देना ही पड़ेगा और देश की भलाई के लिए आपको देना ही पड़ेगा। तो रिच पर्सन्स पे टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। जिस पर्सन पर टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया कुछ साल सही रहा, लेकिन जो रिच होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, उनके पास इतने एक्सपर्ट्स होते हैं कि कोई टैक्स नहीं देना। एग्जाम्पल पहले भी दिया था, मनी जो है कई सालों तक करोड़ों रुपया कमाया लेकिन टैक्स 1 रुपया नहीं दिया।
अकाउंटिंग के इतने एक्सपर्ट हैं, टैक्स के इतने एक्सपर्ट हैं उनके पास, जो उनका टैक्स जीरो बना देते हैं और बिल्कुल लीगल तरीके से। जो पे आप सर्वे कर लो, रेड कर लो, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल लीगल वे में चल रहा है। तो ऐसा करने लगे अभी गवर्नमेंट ने खूब ट्राई कर लिया लेकिन कुछ कर नहीं पाई, तो गवर्नमेंट ने फिर सभी पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अब गरीब को भी टैक्स देना होता है, ठीक है। अब लेकिन गरीब के पास घर घर में कैसे जाए टैक्स देने के लिए, तो गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट फिर लॉन्च करा है टीडीएस का, क्योंकि हाथ में पैसे ही कम है, इससे कहाँ जाएगा पैसे। मतलब ये कंपनी सारे एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही है, अब गवर्नमेंट इन सबके पीछे कैसे भागे, तो गवर्नमेंट सीधे कंपनी को पकड़ लेती है, या फिर इनको सैलरी में टैक्स काट दे, हमें जमा करो टैक्स। बैंक वाले एफडी पर इंटरेस्ट दे रहे हैं सारे अकाउंट होल्डर्स को, गवर्नमेंट बैंक वाले को पकड़ लिया, इनको इंटरेस्ट में तो पूरा टैक्स काट लो उसमें से, हमें जमा करो पूरा इंटरेस्ट मत करो। दिस इज टीडीएस, टैक्स कट कर लिया, डिडक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया सोर्स से, सोर्स मतलब जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। तो अब टॉपिक पे आ जाते हैं वापस, कंपनी वाले सारे इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट काट रहे हैं, इंटरेस्ट सबकी इनकम है, सबको टैक्स देना चाहिए, नहीं देते, तो गवर्नमेंट ने कंपनी को पकड़ लिया, इनके हाथ में जो इंटरेस्ट हो वो टैक्स काट दे, हम ही जमा करेंगे। टीडीएस का जो रेट है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो 10% है, सबके अलग होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केस में 10%। तो अब जो हमें इंटरेस्ट देना है वो 10% कट करके देना, समझे ध्यान से। मान लीजिए 10,000 रुपये इंटरेस्ट देना, तो अब हमारी कंपनी के कंट्रोल सोच रहा है, कंप्लेंट है कंपनी, हमारे 10,000 रुपये जाएगा, पहले 10,000 रुपये डिवेंचर होल्डर को जा रहा था पूरा 10, और अब टीडीएस के आने के बाद क्या हो गया कि 9,000 डिवेंचर होल्डर को देंगे, 1,000 गवर्नमेंट को देंगे, ठीक हो रहा है। 10,000 का 10% 1,000 रुपये इतना गवर्नमेंट को देना, बाकी बचा डिवेंचर होल्डर को देना, ठीक है। हमारे 10,000 रुपये जाना कभी भी, बस हमारा काम बढ़ गया, 9,000 देने वहाँ जाओ, 1,000 रुपये देने वहाँ जाओ, ठीक है। इसी क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये का इंटरेस्ट है, तो डिवेंचर होल्डर को कितना देना है, 9,000, बाकी देना है गवर्नमेंट टू टीडीएस पेएबल। 1,000 रुपये कैसे आया, टोटल इंटरेस्ट का 10%, डिवेंचर होल्डर में आया बचा हुआ, यहाँ 20,000 होता, तो यहाँ कितना आता, 20,000 का 10% 2,000, और यहाँ कितना आता 18,000 एडिंग हो, समझ आ गई बात। जब पे करने जाएंगे डिवेंचर होल्डर को, तो गवर्नमेंट को भी पे करेंगे, ये क्रेडिट क्यों हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, डिवेंचर होल्डर को इतना देना है, गवर्नमेंट को इतना देना है। बड़ी एंट्री डिवेंचर होल्डर डेबिट, क्यों डेबिट हो रहा, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, टीडीएस के ऊपर डेबिट क्यों हो रहा, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, ऐसे भी अपनी लायबिलिटी वाला लायबिलिटी खत्म हो गई, बैंक में तो नहीं अमाउंट आ रहा जितना पहले आ रहा था। इस एंट्री में क्या चेंज, कोई चेंज नहीं सर। टीडीएस पेबल अकाउंट खुला, क्लोज भी हो गया, क्या बैलेंस तो नहीं है टीडीएस पेबल अकाउंट का, डिवेंचर इंटरेस्ट पहले भी उतने से डेबिट हो रहा था, तो उतने से क्रेडिट हो रहा था। सिर्फ 2 लाइनें बढ़ गई टीडीएस के आने से, पहली एंट्री में करेक्ट साइड में टीडीएस पेबल आ गया, सेकंड एंट्री में टीडीएस पेबल डेबिट आ गया, सिर्फ 2 लाइनें बढ़ गई, बड़ी पूरा आंसर सेम। डिवेंचर होल्डर वाला अमाउंट घटना, डिवेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं घटना, बजट में नहीं पैसा जा रहा, ठीक है। चलिए 33 क्वेश्चन टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन। फर्स्ट अप्रैल 2018 को कंपनी ने इशू करे हैं जी 500 डिवेंचर, 500 रुपये फेस वैल्यू, ध्यान दें फेस वैल्यू 500 रुपये इस बार,
डिस्काउंट है 4% का, रिडीम होगा 5% के प्रीमियम पे। उसके अलावा 1000 डिवेंचर और इशू करें हैं, 500 रुपये फेस वैल्यू है। राम ब्रदर्स को उन्हीं से मशीन खरीदी है 10% डिस्काउंट पर। जो एंट्री पास करनी है डिवेंचर इशू की भी और डिवेंचर इंटरेस्ट की भी। डिवेंचर इंटरेस्ट देना साल के एंड में 31 मार्च 19 को एज्यूम करते हुए ट्रस्ट पे होगा 30 सितंबर को भी, 31 मार्च को भी और टीडीएस भी। सब कुछ क्लियर है। देखिए डिवेंचर इशू की एंट्री पूछ ली, कंसीडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक भी आ गया, डिवेंचर इंटरेस्ट का टॉपिक भी आ गया, हाफ ईयरली भी आ गया, टीडीएस भी आ गया, सब कुछ आ गया। इसमें पहले एंट्री चालू कीजिए। मैंने बोली थी आपको वो टॉपिक भी आ गया, कंजम्पशन वाला प्रीमियम, वो टॉपिक भी आ गया। इसको ट्राई कीजिए मुझसे। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में इशू प्राइस कितना है? 480, 480 रुपये। समझ पा रहे हैं आप सभी? 500 रुपये फेस वैल्यू है, 4% का डिस्काउंट। 500 रुपये का 4% 20 रुपये। 5 डिस्काउंट माइनस करते हैं, प्रीमियम प्लस करते हैं। 500 माइनस 20, 480 रुपये। इशू प्राइस हो गया 480। एप्लीकेशन अकाउंट का रूल जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में, उतने से डेबिट सेकंड एंट्री में। डिवेंचर अकाउंट में आती है हमेशा फेस वैल्यू, 20 रुपये का डिस्काउंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। रिडम्पशन पे प्रीमियम कितना है सर? रिडम्पशन पे प्रीमियम कितना? फीस में बताइए। 25 रुपीज, 25 रुपए। ये 45 कैसे लिख दिया मैंने? बिल्कुल सही से मर्ज करके डिस्काउंट और लॉस को लास्ट बताया गया था, टॉपिक पढ़ाया गया था कि सर डिस्काउंट और लॉस को अलग-अलग भी लिख सकते हैं, वो आंसर भी करेक्ट है, और कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, वो आंसर भी करेक्ट है। तो या तो अलग-अलग लिख लो, डिस्काउंट डेबिट 20 रुपये, लॉस डेबिट 25 रुपये, या कंबाइन लिख लो लॉस डेबिट 45। दोनों आंसर करेक्ट है। लॉस और डिस्काउंट को कंबाइन किया जा सकता है। अब कौन सी एंट्री करने की बताइए? मशीन खरीदने की एंट्री। डेट नोट करते रहना जी। पहली 4 एंट्री में डेट सेम है, 1 अप्रैल 2018। पहली 4 एंट्रीज में डेट सेम, 1 अप्रैल 2018। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स। मशीन कितने की नहीं पता, अमाउंट स्किप करते हुए चौथी एंट्री पे आ जाइए। राम ब्रदर्स डेबिट discount on issue of debentures account debit to 9% debentures account।
1000 डिवेंचर है जी, 1000 से मल्टीप्लाई, बताइए डिस्काउंट में 1000 को मल्टीप्लाई किससे करूं, कितना 10 50। ध्यान दें 10 रुपीज ने लिखा डिस्काउंट, 10% लिखा है, हमें इस चैप्टर में हैबिट पड़ जाती है 10% को 10 रुपीज पढ़ने की, क्योंकि इन जनरल फेस वैल्यू 100 रुपये होती है। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 500 रुपये है, 500 रुपये का 10% करा जाएगा, 50 रुपये डिस्काउंट आएगा। डिवेंचर अकाउंट में अमाउंट आ रहा है 5 लाख, डिस्काउंट में अमाउंट आ रहा है 50,000, तो राम ब्रदर्स में कितना अमाउंट लिखूं, 4,50,000। मशीन कितने की, 4 लाख। और एंट्री से थर्ड एंट्री का अमाउंट निकला। इस टॉपिक में मशीन का अमाउंट दिया होता था, डिवेंचर निकालते थे, इस बार डिवेंचर का अमाउंट दिया हुआ, मशीन भी निकालेंगे। ये चारों एंट्री की डेट सेम, 1 अप्रैल एडी। मुझे 5वीं एंट्री की डेट बताइए, 30 सितंबर 2018, 30 सितंबर 2018। कर दीजिए डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, एक एंट्री है, फिर अलग एंट्री, फिर अलग डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे सर। 500 रुपए का एक डिवेंचर, इंटरेस्ट का रेट 9%, 6 महीने का टाइम, मल्टीप्लाई किससे करो, पंद्रह 300। जैसे आगे ध्यान से देखिए, पब्लिक को हमने 1000 डिवेंचर इशू करे हैं, राम ब्रदर्स को हमने 500 डिवेंचर इशू करे हैं, टोटल डिवेंचर हमारे पास 1500। दस तो सभी को दिया जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पे कितना अमाउंट है डेबिट में बताइए, टोटल डिवेंचर 1500 है। 1000 पब्लिक को इशू करे पहले नहीं है, सॉरी पब्लिक को इशू करे 500 पहले है, 1000 यहाँ पर इसमें 1500 डिवेंचर हो गए। एक डिवेंचर 500 रुपये का है, 9% का इंटरेस्ट का रेट है, 6 महीने का टाइम, कितना है बताइए, 33,700। सभी सहमत हैं जी इससे, 750 33750 इसको सॉल्व करके आ टीडीएस कितना परसेंट है बताएं, 10%। बाकी बचा लिख दीजिए डिवेंचर होल्डर में। टोटल इंटरेस्ट आया 33750। ये दूसरा 33750 पर 10% इतना टीडीएस पेबल है, और बाकी बचा डिवेंचर होल्डर राइट कीजिए उसी की तरफ से।
निकाली थी ना, निकाली नहीं है मैंने डेबिट वाली अमाउंट निकाली। ₹1500 ₹500 का एक डिवेंचर होल्डर में कितना है ये बताया? हाँ जी कितना? बोलो 30375। इसी को बिल्कुल अपोजिट करते हैं। अगर एंट्री टीडीएस का अमाउंट पता 3375, डिवेंचर होल्डर का अमाउंट पता और टू बैंक में टोटल इंटरेस्ट ₹500 का एक डिवेंचर, 50 टोटल डिवेंचर एंड पेमेंट इंटरेस्ट पीरियड 6 महीने का है। टोटल इंटरेस्ट आया 33750। क्वेश्चन बोला हुआ टीडीएस 10% है तो टोटल इंटरेस्ट 33750 का 10% कर दिया तो आ गया यहाँ पर बचा हुआ डिवेंचर होल्डर। वही अमाउंट रिपीट कर दो अगली एंट्री और यहाँ पर 6 एंट्री हो गई, यहाँ पर 6 एंट्री हो गई। जो 5th और 6th एंट्री है वही 7th और 8th एंट्री। डेट बदलेगी बस। अभी हमने डिवेंचर इंटरेस्ट दिया है कौन सी डेट पे? 30 सितंबर 2018 पे। अब 31 मार्च 19 पे डेट बदलेगी, दोनों एंट्री रिपीट हो जाएगी। डेट नहीं लिख रहे आप? पहली 4 एंट्री में डेट 1 अप्रैल 18, एंट्री नंबर 5 और 6 इसमें डेट 30 सितंबर 18 और एंट्री नंबर 7, 8, 9 उसमें एंट्री डेट 31 मार्च 19। तो लास्ट की 3 एंट्री चेक करा करते हैं। चैप्टर 6 सैटरडे को खत्म हो जाएगा तो संडे को टेस्ट हो जाएगा।